हेलो, पीडीएफ विजिबल हो रही है? यस सर। चलिए, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कहाँ तक पढ़ा था? सर आपको ईओक्यू शो करना है। Okay. ये कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री हो गया था। यस सर। यस सर। बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई थी। यस सर। यस सर, हो गई थी। ओके। नाउ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ठीक है, ये क्या होता है और क्यों इसका डेरिवेशन किया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके इन्वेंट्री में। ठीक है, देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ईओक्यू, was the first developed by F. Harris in 1960. The concept is as management of inventory is confronted with a set of opposing costs. कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ, जब हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं, इस कन्फ्रंटेड विद ए सेट ऑफ अपोजिंग कॉस्ट, जो कि कन्फ्रंटेड मीन्स होता है सामना करना, मतलब किसी के अगेंस्ट खड़े होना या सामना करना। ठीक है, इस कन्फ्रंटेड विद ए सेट ऑफ अपोजिंग कॉस्ट, वो क्या करता है, जब हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो कुछ अपोजिंग चीजें, कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो, जिनसे हमको क्या करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, मतलब उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, एज द लॉट साइज इंक्रीजेस, लॉट साइज का मतलब होता है कमोडिटी की साइज जब बढ़ती है। ठीक है ना, एज द लॉट साइज इंक्रीजेस द केयरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस। राइट, ये सर हमने आपकी आपको पहले वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए, तो उसका मतलब है एज द लॉट साइज इंक्रीजेस, जब आपकी कमोडिटी की साइज इंक्रीज करेगी, द कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस। ऑब्वियसली उस, अगर आपकी कमोडिटी बढ़ेगी तो कैरिंग कॉस्ट, हमने आपको बताया था, वो कैरिंग कॉस्ट होती है जो आप मेंटेन करते हैं अपनी इन्वेंट्री पे, लाइट, गार्ड, ये सब चीजें, रेंट, तो ये भी आपकी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। वाइल द ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस, लेकिन आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगी। कोई बता सकता है? मैंने आपको ये तीनों टर्म आपको पता है कि कैरिंग कॉस्ट क्या होती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। कोई बताएगा? मैंने लिखा है लॉट साइज इंक्रीजेस, मतलब जब बहुत सारी कमोडिटी आपके पास आ जाती है, मतलब प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज करती है बट ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज करती है। कैसे? हेलो, क्योंकि सर वो पहले ही से स्टॉक में होता है तो हमें ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। गुड, सिंपल सा है लॉजिक, बिल्कुल सही उसने बोला है। जब मेरे पास ऑलरेडी लॉट साइज है, मतलब बहुत सारा, तो मेरे पास कमोडिटी है, हम उस पर केयरिंग भी कॉस्ट इंक्रीज ऑब्वियसली होएगी। जब मेरे पास बहुत सारा माल आ जाएगा तो उसकी केयरिंग भी मुझे करनी पड़ेगी उस चीज की। तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलरेडी जब मेरे पास इतना सारा इन्वेंट्री रखा हुआ है तो हमें ऑर्डरिंग करने की ना, तो देखो ऑर्डरिंग मैंने दो तरीके की बताई थी, जिसमें एक दुकानदार है ना आपका सप्लायर से मंगाता है, बना हुआ बना बनाया प्रोडक्ट मंगाता है ना, तो हमने आपको बताया था जिस दिन वो ऑर्डर करता है, वो उसको रिसीव करता है, उसके बीच में जितना भी खर्चा आता है उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। या फिर अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट
नया नया प्रोडक्ट बनाती है या प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट जनरेट करती है, तो बना करके उसको फिर सेंड करना मार्केट में, तो ये जो आता है इसको भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सीधी सी बात है, जब मेरे पास एक्स्ट्रा होएगा, इतनी सारा इन्वेंट्री मेरी भरी होगी, तो ऑब्वियसली आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगी। ऑन द अदर हैंड, एज ए लॉट साइज अगर डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली द केयरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस, आपकी केयरिंग कॉस्ट डिक्रीज होगी, बट द ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस। बिल्कुल, जब आप उस केस में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी जो लॉट साइज है वो काफी कम है, उसकी केयरिंग कॉस्ट जो है वो भी कम आएगी। जब धीरे धीरे गोदाम खाली हो रहा है तो उसकी वैल्यू या उसकी कॉस्टिंग भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, है ना। और लेकिन आपकी फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर मंगाने का वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, है ना। द टू अपोजिट कॉस्ट कैन बी शोन द ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग देम दिस। अब ये नीचे एक छोटा सा ग्राफ बनाया है जिसको इन्होंने यहाँ पर शो किया है। ये ग्राफ सबको दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ठीक है, देखिए अब थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये ग्राफ है आपके कमोडिटी और कॉस्ट के बीच में। अगर ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स है और वाई एक्सिस पे आपकी कॉस्ट है, ठीक। और फिर एक आपका बिल्कुल सेंटर 45 डिग्री पे जो लाइन खींची गई है उसको इन्होंने इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोला हुआ है, ठीक है, इस लाइन को, है ना। अब किस लॉजिक से इन्होंने बनाया है वो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, बट हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं समझने के लिए कि इन्होंने एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को इक्वल बोलेंगे एक तरीके से, क्योंकि मिडिल ग्राफ से इन्होंने 45 डिग्री से डिवाइड किया है, तो इसको इन्होंने इक्वल माना है, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को। उसके बाद एक लाइन डैश आपकी खींची गई है, उसको इन्होंने बोला है कि ये आपकी मिनिमम टोटल कॉस्ट है, दिस इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट, ओके। फिर एक आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ बना हुआ है जो कि टॉप से जाकर के फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है। डिक्रीज देखिए ध्यान से, ये किस तरफ से डिक्रीज होगा। जो पहला पॉइंट है, अगर हम इस पहले पॉइंट को देखें तो यहां पर नंबर ऑफ यूनिट आपके कम होंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कैसी जाएगी, टॉप। गॉट इट? ऑर्डरिंग, जो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट की जो कर्व आपको दिखाया गया है, तो जो इसका कॉस्ट के ऊपर मतलब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, अगर आप उस पॉइंट को एनालाइज करें, इसका मतलब ये है कि जब आपकी कमोडिटी यानी कि लॉट साइज कम है ना, तो देखिए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हाई है। और उसी के अकॉर्डिंग जब आपकी लॉट साइज आपकी मतलब बढ़ती जा रही है, लॉट साइज जब इंक्रीज करती जा रही है आपकी, तो देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट में डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गई। समझ आई ये कर्व आपका? यस सर। है ना। फिर एक और इसमें आपका जो केयरिंग कॉस्ट है, इसको इन्होंने ऐसे देखा है कि केयरिंग कॉस्ट भी आपका कैसे, ये इक्वल, देखो ये भी बिल्कुल, क्योंकि ये एक्चुअली में आपका मैंने बताया था ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने शायद आपको बताया था कि केयरिंग कॉस्ट आपकी कमोडिटी के या प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये 45 डिग्री का एंगल दिखाया गया। मतलब जैसे जैसे आपकी कमोडिटी बढ़ेगी, आपकी ये जो केयरिंग कॉस्ट है ये भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी, तो ये कॉमन वैल्यूज पर चली जाएगी, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। तो फिर ये ग्राफ आपका इन्वेंट्री का हो जाएगा। उसके बाद ये टोटल कॉस्ट का एक कर्व बना हुआ है जो इस तरीके का है कि आपका अगर इसमें देखें तो जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स अगर देखें इन कंपैरिजन टू द मिनिमम कॉस्ट का जो ये डैश लाइन है, इसके ऊपर से इन्होंने काउंट किया कि ये मिनिमम कॉस्ट है, उसके बाद ऊपर, इट मींस अगर हम इतनी क्वांटिटी मंगाते हैं तो ये मैक्सिमम अमाउंट आपका उसको पे करना पड़ता है कॉस्ट का। फिर ये क्वांटिटी जब हम धीरे धीरे ऐसे करते हैं तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और एक पॉइंट पर किसी एक मिनिमम वैल्यू को ये टच करती है। जो आपकी मिनिमम वैल्यू लाइन है, मतलब एक बार ऐसा आएगा कि धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और अगेन फिर से जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसका पॉइंट देखें, पहला पॉइंट इस कर्व का जिसमें टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, तो इसका पहला पॉइंट डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कमोडिटी या प्रोडक्ट आपका
कम है और आपकी कॉस्टिंग इस समय मिनिमम से काफी हाई है ना, उस पॉइंट पे फिर कि धीरे 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 आपकी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे हो रही है, एक तरीके से देखिए, डिक्रीजिंग इस टाइप से चल रही है, जब कमोडिटी आपकी धीरे 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 बढ़ रही है तो इसकी कॉस्टिंग वैल्यू धीरे 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 डाउन होती चली जा रही है और फिर एक टाइम पर ये उतनी मिनिमम कॉस्ट पे वापस आ जाती है। अगेन फिर से ये होता है कि जब फिर से कमोडिटी आपकी बढ़ना स्टार्ट हो रही है तो ये फिर से धीरे 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 आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये समझ में आया टोटल कॉस्ट, यस सर। है ना। उसके बाद जो आपका लाइन को टच करता हुआ कर्व है, जहां पर जिस पॉइंट पर, उसी से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची गई है और इसी को बोला गया है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। मतलब इकोनॉमिकली अगर हम इतना ऑर्डर करते हैं, है ना, इस टाइप से, तो ये आपको वो चीज बता रहा है कि ये इकोनॉमिकली एक तरह से सही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे लग रहा है कि ऑर्डर करना है इतनी क्वांटिटी का, जो कि इकोनॉमिकली राइट है। ये चीज है इसका मतलब। देखिए यहां दिया है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ ऑर्डर which minimizes the average total cost of the carrying inventory and the ordering under the assumed conditions certainly and the total demand during a given period of time is known। ये आपका बताता है बेसिकली EOQ is that the size of order which minimizes the average total cost। ये क्या करता है कि टोटल एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करता है ऑफ द केयरिंग इन्वेंट्री जो भी, एंड द ordering under the assumed condition of certainty and the total demand during a given period of time is known। ये तब बता रहा है जब आप, इन्होंने ऑर्डरिंग को अनसर्टेन माना है, assume to be अनसर्टेन माना है उसको, और साथ ही साथ डिमांड द ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी डिमांड है उसको ये डिनोट करता है। ये एक आपका EQ ग्राफ है ना। कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज EOQ, अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए व्हाट इज EOQ, तो आप केवल इतना सा डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दे देंगे छोटा सा। ठीक, अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो वो पार्ट इसका अलग है, राइट। इतना सबको समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। केवल आपको इतना जवाब देना है ऑन द बेसिस ऑफ EOQ। ध्यान रखना जितना ये लिखा है और विद द ग्राफ, बस इतना आपको बता के चले आना है। और इसी एक्चुअली में अगर आपको ये नीचे की लाइनें ना समझ में आ रही हो कि कैसे एवरेज, तो आप केवल इस ग्राफ को यहाँ पर लिख देना, दैट्स ओके। अगर इस ग्राफ को आप डिस्क्राइब करके भी नीचे लिख दोगे कि कौन सा कर्व कब इंक्रीज कब डिक्रीज ऑन किन बेसिस पे, एक्स और वाई एक्सेस के हिसाब से, इज टोटली राइट। अगर आप नीचे की, क्योंकि ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है ये इन्होंने एक मैथमेटिकल वे में इस चीज को लिखा हुआ है कि एवरेज कॉस्ट ऐसे कम आएगी और ये एज्यूम करना पड़ेगा कि अनसर्टेन है ऑर्डरिंग और ये पर्टिकुलर डिमांड टाइम आपका क्या होगा, तो इन्होंने एक मैथमेटिकल वे से समझाया। अदरवाइज अगर आपको EOQ को इससे समझाना है तो आप ये जो ग्राफ बनाया है इसी ग्राफ को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि कब मिनिमाइज है, कौन क्या चीज है, कौन सी लाइन क्या है, बस इतना। ठीक है? यस सर। यस सर। And there are some symbols which are used in the inventory model। अब सब वैसे हमको, क्योंकि ये बहुत सारे इतने सारे यूज नहीं होते हैं, है ना। हम इनको जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां कैसे यूज होता है, उनमें जो यूज होगा आपके मॉडल के, जैसे हमने एक बार आपको बताया था कि क्यूइंग मॉडल में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, है ना, लेकिन आपके मॉडल के हिसाब से हमको सारे नहीं याद करने। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे सिंबल्स हैं बट सारे आपको नहीं, आपका जो मॉडल जिसके अकॉर्डिंग है मुझे केवल उतना ही सिंबल्स इसमें, और उसके लिए जो EOQ का डेरिवेशन है वही सफिशिएंट है। हालांकि थोड़ा सा अगर आप ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे C फॉर परचेज कॉस्ट ऑफ एन आइटम, C1 होल्डिंग कॉस्ट पर क्वांटिटी यूनिट पर यूनिट टाइम। देखिए होल्डिंग मतलब केयरिंग, होल्डिंग मीन्स होता है केयरिंग कॉस्ट।
मोहित सिंह, हेलो मोहित सिंह, चलिए। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट पर क्वांटिटी यूनिट मतलब एक प्रोडक्ट पे, एंड पर यूनिट टाइम, उसके टाइम पर भी है, मतलब किस पर्टिकुलर टाइम पर क्या, ऐसे काउंट किया गया है। C2 इज द शॉर्टेज कॉस्ट पर क्वांटिटी यूनिट पर यूनिट टाइम, वो भी सेम टू सेम। C3 इज द ऑर्डरिंग सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना सेटअप आता है वो है C3 के बराबर। R डिमांड रेट, P प्रोडक्शन रेट, वेयर P हम यूज नहीं करते हैं फिर भी बता दे रहे हैं। T शेड्यूलिंग पीरियड विच इज अ वेरिएबल, ये पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करेगा। TP डिस्क्राइब द शेड्यूलिंग पीरियड, ये भी वैसे ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट कि पर्टिकुलर पीरियड इतना है एक टाइम लेवल पे। D इज द टोटल डिमांड और द एनुअल डिमांड भी हो सकती है। Q लॉट साइज, Q डिनोट द लॉट साइज, है ना, कितना बड़ा आपका ऑर्डर है। L इज द लीड टाइम, ठीक है। X इज द रैंडम डिमांड, है ना, ये आपके में नहीं है, आपके मॉडल में ये। एंड सेम फॉर द fx एंड z, ये दोनों चीजें। fx इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर डिमांड x, ये भी नहीं है। एंड z द ऑर्डर लेवल, ये दोनों चीजें आपके मॉडल में नहीं है। तो फिलहाल थोड़ी बहुत चीजें जैसे कि C, C1, C2, C3, R, T, D, Q, L भी नहीं है, इवन Q ही है केवल। तो कुछ एक चीजें जो आपको पढ़नी है, इसीलिए मैं आपको डेरिवेशन से इसको समझा देता हूँ। इतना आ गया समझ में? यस सर। जो डेरिवेशन से समझेंगे उतने ही सिंबल्स आपको यहाँ पर बेसिकली यूज करने हैं। चलिए, अब ये डेरिवेशन मैंने खुद बनाया है, क्योंकि जैसे मुझे ये तो मिल गया था समझाने के लिए आपको नेट पर, ये मटेरियल जो आपके मॉडल के हिसाब से समझाना था उसको थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करके यहाँ पर किया हुआ है, बट डेरिवेशन मैंने खुद ही किया हुआ है। ये सबको विजिबल हो रहा है? यस सर। चलिए, दिखाई पड़ रहा है सबको क्लियर? यस सर। देखिए लिखा है मॉडल 1 इज अ क्लासिकल ईओक्यू मॉडल। ब्रैकेट में लिखा है डिमांड रेट यूनिफॉर्म है, यहाँ पर जो डिमांड है वो यूनिफॉर्म है। एंड रिप्लेनिशमेंट आपको बता चुके हैं क्या, गोदाम भरना, रिप्लेनिशमेंट, है ना। बस ये बेसिक मॉडल है, इसी से आपको सीखना है। अब इसको ध्यान से सुनिए। दिस इज वन ऑफ द सिंपल IM मीन्स इन्वेंट्री मॉडल। ए स्टॉकिस्ट जो स्टॉक रखता है हैज ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स टू द कस्टमर एट ए यूनिफॉर्म रेट R, किसी पर्टिकुलर मतलब एक रेट पर करता है, यूनिफॉर्म रेट R पर यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये इतने रेट से मंगाता है ना, यूनिफॉर्म रेट R। हैंस डिमांड इज फिक्स्ड एंड नो, जब मंगाएगा तो उसको ये पता रहेगा कि इसकी डिमांड कितनी है और वो हमको पता रहेगी पहले से, ठीक है। हैंस द डिमांड इज फिक्स्ड एंड नो। नाउ नो शॉर्टेज आर अलाउड, हमें शॉर्टेज अलाउड नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज C2 इज इनफाइनाइटली, ऑब्वियसली हम शॉर्टेज अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ द शॉर्टेज C2 इज इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही होगी। जब शॉर्टेज हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो फिर जो सामान है वो शॉर्टेज में आपका C2 ही इनफाइनाइटली ही कहा जाए, क्योंकि हम भरे हुए हैं उसको इस तरीके से, है ना। तो वो चीज आपकी C2 कहलाएगी। ही प्लेसेस एन ऑर्डर विद द मैन्युफैक्चरर एवरी टी टाइम, किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर वो ऑर्डर फेस करता है, टी टाइम यूनिट, है ना, वेयर टी इज द फिक्स, जहां पर टाइम आपका फिक्स है। एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज C3, ये सिंबल ध्यान रखना कैसे लिखे हुए, फिर से सुन लीजिए। द प्लेस एंड ऑर्डर विद द मैन्युफैक्चरर एवरी टी टाइम यूनिट,
ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम है जिस पर ये इतनी यूनिट ऑर्डर करता है। वेयर टी इज द फिक्स्ड, ये फिक्स टाइम है। एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर इज C3। The holding cost as assumed to be proportional to the amount of inventory as well as the time inventory is held। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि जो होल्डिंग या केयरिंग कॉस्ट होती है वो ऑलवेज इन्वेंट्री के अमाउंट और एक पर्टिकुलर टाइम इन्वेंट्री पर डिपेंड करती है। वही लाइन लिखी हुई है, द होल्डिंग कॉस्ट एज assumed to be proportional to the amount of inventory as well as the time inventory is held। Thus, the cost of holding inventory I, इसको हम I से डिनोट किया हुआ है, फॉर टाइम T, कैपिटल T इज होगा C1 I T, ये सब मल्टीप्लाइड में है, C1 I T, वेयर C1 is the cost of the holding 1 unit in the inventory for a unit of time। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक यूनिट को जो होल्डिंग कॉस्ट आ रही है दैट इज डिनोटेड बाय C1। I is the holding inventory cost and T is the time, means C1 I into T। बट I का यहाँ कोई वो नहीं है, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इन्होंने इन्वेंट्री को I बोला हुआ है बट यहाँ पर उसकी कोई वो नहीं है, I का क्या उससे लेना है। ठीक है, बट बेसिक जो कॉस्ट है वो C1 से डिनोट की है, जो आपकी बेसिक होल्डिंग कॉस्ट है पर यूनिट। नाउ द कोफिशिएंट्स, द कॉस्ट कोफिशिएंट्स C1, C2 and C3 are assumed to be constants। The stochist problem is to determine, जो स्टॉकिस्ट है उसकी क्या प्रॉब्लम है जो हमें डिटरमाइन करके देनी है। पहला है हाउ फ्रिक्वेंटली ही शुड प्लेस द ऑर्डर, कितनी जल्दी वो किसी प्लेस को ऑर्डर करेगा। ठीक है, सेकेंड हाउ मेनी यूनिट शुड बी ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर, यही हमने दोनों क्वेश्चन आपको बताए थे कि कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है, यही दो क्वेश्चंस के आंसर हमको देने हैं। तो यही दोनों क्वेश्चन है कि हाउ फ्रिक्वेंटली शुड प्लेस द ऑर्डर, वो कितनी जल्दी या किस समय पर ऑर्डर प्लेस करेगा, और सेकंड उसकी प्रॉब्लम है हाउ मेनी यूनिट शुड बी ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर, और कितना मुझे करना है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फिर लिखा है इफ ऑर्डर आर प्लेस्ड एट ए इंटरवल T, a quantity is equals to Q equals to RT, Q quantity equals to R into T, R is the rate जो मैंने आपको बताया था और T is the time, must be ordered in each order। ठीक है, इतनी क्वांटिटी मुझे हर एक बार मंगानी है क्योंकि उसने सब चीजें फिक्स कर रखी है। Since the stock is small time, DT is RDT, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है RDT करके। आपको पता है जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम DT का यूज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू T। ठीक है ना, DT द स्टॉक इन टाइम पीरियड T विल बी, इन्होंने देखे कैसे निकाला है, इंटीग्रेशन 0 to T RT DT। ठीक है, RT DT इसका इन्होंने इंटीग्रेशन निकाला है विद रेस्पेक्ट टू T, और मेरे ख्याल से 1/2 RT स्क्वायर, ये आपको आ गया होगा समझ में कैसे आया है? यस सर। है ना, इंटीग्रेशन अगर आता है तो आ गया होगा। अब इसमें से अगर हम 1/2 और RT ऐसे लिखें, 1/2 RT और इंटू T, मतलब RT को एक साथ कर दें और T स्क्वायर है, एक T को अलग कर दें और एक RT को एक साथ कर दें, तो ये बनेगा 1/2 QT, क्योंकि RT किसके बराबर है? Q के बराबर, तो 1/2 QT, राइट? यस सर। यस सर। अब इसमें आपको कुछ चीजें इसके डेरिवेशन में समझनी भी है या थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है 1/2 QT इज द एरिया ऑफ द इन्वेंट्री ट्राइंगल OAP। ये जो 1/2 QT ये एक एरिया है इन्वेंट्री ट्राइंगल का जो ये बता रहा है कि कब ऑर्डर करते हैं कब वो डिक्रीज होता है।
ये मैंने बनाया हुआ है ग्राफ, इसको ध्यान से देखिए, दिखाई पड़ रहा है सबको ये? यस सर। एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस Yes. पर आपकी, देखिए एक्स एक्सिस आपका टाइम का है और वाई एक्सिस आपका क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। हमने आपको बताया कि जो स्मॉल टी है वो फिक्स टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एकदम फिक्स है। हम इसको महीना मंथली मान सकते हैं, वीकली मान सकते हैं, ईयरली, कोई भी ऐसा टाइम जिसमें वो फिक्स टाइम पर ही मंगाता है। देखिए इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, और इन्होंने बोला है एरिया ऑफ इन्वेंट्री ट्राइंगल OAP, ओरिजिन O, फिर आपको ए दिखाई पड़ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. अब फिर आपको पी दिखाई पड़ रहा है। तो इन्होंने एक सिंगल ट्रायंगल से, हालांकि सारे ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो इन्होंने एक सिंगल ट्रायंगल को लिया है, इसको बताया है दिस इज द क्वांटिटी Q इक्वल्स टू RT। ठीक है, Q इक्वल्स टू RT। अब देखिए ये कैसे है, अगर हम पहले ओरिजिन से स्टार्ट करें तो ये आपका ऑर्डर करने का वो है, जिस समय आप ऑर्डर करते हैं किसी क्वांटिटी का, तो आपने सबसे पहले ऑर्डर किया और मांगा, सपोज पी पॉइंट आपका 1000 के बराबर है, आपने 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, लाइक आपका प्रोडक्ट आ गया। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? अब इससे से सेल आउट होना स्टार्ट हो गया, सेल आउट होते 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 जैसे ही लास्ट पॉइंट पे आया आपका, क्योंकि आपने क्या कर रखा है भैया, ऐसा है हम पर डे नहीं भरेंगे, आप वीकली मेरे पास भेज दिया करिएगा जो भी है कमोडिटी, आप भेज दिया करिए। एक और चीज है, यहाँ पर डिमांड भी फिक्स है, डिमांड फिक्स होने की वजह से उसको ये पता है कि एक हफ्ते में बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन शॉर्टेज नॉट अलाउड, शॉर्टेज अलाउड नहीं है। तो अगर इन तीनों चीजों को हम कंसीडर करेंगे, इसका मतलब जैसे ही उसका स्टॉक जीरो होता है तुरंत फिर एकदम से ऊपर हो जाता है। जिस दिन खत्म होने का एक पीस सेल आउट हुआ नहीं कि उसके पास पूरी लॉट आ जाती है फिर से, तभी उसका देखिए उसी ए पॉइंट से इंक्रीज भी कर गया ऊपर, एंड अगेन फॉर अगले टी टाइम के लिए एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक Yes, है। sir. अब सपोज इन्होंने पी से क्यू तक पूरा टाइम माना है, अगर मान लो ये मान लो मंथली चल रहा था, तो इतना मान लो ये टी कैपिटल हो गया पूरे ईयर के लिए, टोटल टाइम टी उसको मान लिया इन्होंने कि ये पूरे ईयर के लिए है, अगर ये मान लो मंथली चल रहा है ये टाइम, है ना। अब नीचे कुछ छोटा सा और पार्ट है, लिखा है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द टाइम टी इज इक्वल टू 1/2 C1 इज द कैरिंग, आपका कैरिंग कॉस्ट होती है, तो C1 RT स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला ऊपर निकला था वहीं पर मैंने ये जो 1/2 RT स्क्वायर था, इसी को मैंने लिख दिया 1/2 C1 RT स्क्वायर, उसमें मैंने कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दिया कैरिंग कॉस्ट का। ऑर्डरिंग कॉस्ट टू प्लेस एंड ऑर्डर इज C3, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका C3 के बराबर था। तो टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग द टाइम टी क्या हुआ, एक तो आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी उसका आप ढो रहे थे, ऐसे समझिए, जो आपके पास इन्वेंट्री यहाँ पड़ी हुई थी उस इन्वेंट्री पे जो भी कॉस्टिंग आ रही थी कैरिंग कॉस्ट, अब प्लस जैसे ही आपने दूसरा ऑर्डर किया उसका भी पैसा आपको पे करना पड़ा। तो टोटल 1/2 C1 RT स्क्वायर इक्वल्स टू C3, वेयर C3 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट टाइम, अब आपको इसका एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब C डिनोट द कॉस्ट एंड T पर्टिकुलर एवरेज पे, तो 1/2। अब आप इस पूरे पे अगर 1/2 अप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर ये जो T पे लिखा हुआ है इसको पूरा होल डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। सॉल्व करें, नहीं तो एक बार देख लो, मैंने यहाँ पे इसको स्टेक किया हुआ है, देख लीजिए। आपको क्या करना है, एवरेज इसका निकालना है, मतलब डिवाइडेड बाई टी, एवरेज आपको निकालना है। तो ऊपर जो टाइम टी इक्वल्स टू लिखा हुआ है इस पूरे को आपको स्मॉल टी से ही डिवाइड करना है, तो मेरे ख्याल से यही आएगा जो लिखा है। यस सर। ठीक है ना, एक टी स्क्वायर आपका टी से कट जाएगा और एक टी C1 3 का अपॉन पे टी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हमको लग रहा है तुम लोगों को याद ही करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आता है, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है। नाउ C विल बी द मिनिमम। अब हमको एक एजम्पशन करना है, यहाँ पे क्या करना है कि C विल बी द मिनिमम इफ DCT अपॉन DT, जो कॉस्ट निकाली है उसको DT। आपने शायद पढ़ा होगा
मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है इंटरमीडिएट में? यस सर। यस सर। पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा मैक्सिमम sir. मिनिमम। हम उसी मैक्सिमम मिनिमम को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लिखा है सी विल बी द मिनिमम इफ दिस डी सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू 0 के बराबर होगी तभी हम इसको सी को मिनिमम मानेंगे। एंड अगेन हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो डी स्क्वायर सी टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज पॉजिटिव। आपको ये बात पता है मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग ये पहला जो होगा वो मिनिमम 0 को, और उसके बाद जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आपने पढ़ा है सबने तो पढ़ा है ना, है ना। सेकेंड डेरिवेशन जब आपका, अब नाउ द डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस विद रेस्पेक्ट टू टी लिखा है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस विद रेस्पेक्ट टू, इसमें डब्ल्यू आर टी तक तो विद रेस्पेक्ट टू है, उसके बाद टी को मैंने ब्रैकेट में किया है, मतलब टी से। अब इसका डेरिवेशन आप कर दीजिए, जो आपका पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था, जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे, जो पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका d अपॉन डी टी जब सी टी पर अप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। और आपको पता है इसको मिनिमम करने के लिए मुझे इसे 0 के बराबर करना है। चाहे तो आप देख लें, आपका ये आया था सी टी 1 अपॉन टी सी 1 आर टी प्लस सी 3 अपॉन टी। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, द आंसर इज 1 अपॉन 2 सी 1 आर माइनस सी 3 अपॉन टी स्क्वायर। और आपको पता है अपनी ये वैल्यू मिनिमम 0 पर होनी चाहिए, तो आपने डी सी टी अपॉन डी टी को 0 माना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको t मिल जाएगा। t आपका आएगा अंडर रूट 2c3 अपॉन c1 r। राइट, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आपको फिर से काम करना है इसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू t। अब आपने इसका फिर से करोगे, इसी का यही, ये जो आपने पहला डेरिवेशन ये जो किया है, टी तो आपने निकाला है इसका, अब इसी डी सी टी अपॉन डी टी पे दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करिए इसको, तो केवल आएगा आपका 2c3 अपॉन टी क्यूब। ठीक है, टी क्यूब आपका आ जाएगा। आप करिएगा घर पे अगर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसे आया है, 2c3 अपॉन टी क्यूब विच इज पॉजिटिव फॉर द वैल्यू ऑफ टी। ये आपका पॉजिटिव होगा पर्टिकुलर टाइम टी पर, given by the above equation. Thus the CT is minimum for optimum interval। अब इन्होंने निकाला है कि C की वैल्यू, जो कॉस्टिंग आपकी एवरेज कॉस्ट है, वो मिनिमम कब होगी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। कैसे? जो आपने ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, T इक्वल टू अंडर रूट 2c3 अपॉन c1 r, इन्होंने उसी को T नॉट में कन्वर्ट किया है, उस मिनिमम वैल्यू को। नॉट मीन्स द मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट 2c3 अपॉन c1 r। नाउ आपको दो चीजें बतानी थी, एक तो बताना था वो कौन सा टाइम होगा जब आप ऑर्डर करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन था कि कितना ऑर्डर करेंगे, कितनी। अब आपका सेकंड आंसर यहां से आएगा, द ऑप्टिमम क्वांटिटी क्यू नॉट टू बी ऑर्डर्ड ड्यूरिंग ईच ऑर्डर, दिस इज आपका फॉर्मूला है Q इक्वल टू आर टी। तो हमने इसको नॉट में कन्वर्ट किया है ना, Q नॉट इक्वल टू आर टी नॉट। अब आपको पता है इसको जब आप करेंगे तो ये पूरा आपका अंडर रूट में आ जाएगा 2c3r अपॉन c1। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और r, जब आप इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका Q नॉट आ जाएगा अंडर रूट 2c3r अपॉन c1। राइट? यस सर। अब आपका ये जो टी नॉट और Q नॉट आंसर है आपके क्वेश्चन के कि इतनी क्वांटिटी मंगानी है मुझे, क्योंकि हमें मिनिमम पर मंगाना है, इसीलिए ये इतने कवायद की गई है इसमें कि हमको मिनिमम ऑप्टिमम निकालना है कि वो मिनिमम टाइम कौन सा होगा जहां पर हम क्वांटिटी मंगाएंगे, और वो कितनी मिनिमम क्वांटिटी होगी। दोनों चीजों का आंसर ये है, मिनिमम की बात हो रही है कि वो कौन सा मिनिमम टाइम होगा जिसमें हम क्वांटिटी को मंगाएंगे, और वो मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी जो हमें मंगानी है, दिस इज डिनोटेड बाय टी नॉट एंड क्यू नॉट। अब इसमें ये एक फॉर्मूला और डेरिवेट किया गया है जो कि आपका यूज होता है अलग से, हालांकि ये कुछ है नहीं आपको, लेकिन एज ए फॉर्मूला या तो याद करना पड़ेगा इसको, है ना, तो वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका इसी मेन आपका ये है जो ये लिखा हुआ है, यही आपका
मेन है आपका। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ये जो आपका निकल के आया है क्यू नॉट, और आपको जब डेरिवेशन आए तो हम आपको बता देंगे आपको कहां तक करना है। जब ये टी नॉट और क्यू नॉट आ जाए, फिर लिखा है विच इज नोन एज द ऑप्टिमम लॉट साइज, इसको हम ऑप्टिमम लॉट साइज बोलते हैं, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं, ईओक्यू जो कहलाता है। इसको हम फार्मूला भी बोलते हैं, है ना, और स्क्वायर रूट फार्मूला भी बोलते, इतने नाम है इसके। ऑप्टिमम लॉट साइज फार्मूला कहलाता है, ये कितने नाम है, ऑप्टिमम लॉट साइज फार्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर स्क्वायर रूट फार्मूला, इतने नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपका डेरिवेशन आता है तो आप इसको केवल यहीं तक करेंगे जहां पे लिखा है स्क्वायर रूट फार्मूला, दैट्स ऑल, खत्म, आपको आगे नहीं करना है। आगे जो है वो केवल और फार्मूले जनरेट करने के लिए किया गया है, वो है आपका एनी अदर ऑर्डर क्वांटिटी विल रिजल्ट इन द हायर कॉस्ट। सीरियसली इस मिनिमम के बाद, क्योंकि आपने मिनिमम निकाला है, अब इसके बाद अगर कोई और क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कैसी आएगी, हायर आएगी, है ना, लॉजिकली, क्योंकि आपने मिनिमम के लिए निकाला है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर अगर कोई भी, मैंने क्यू नॉट वो क्वांटिटी होगी, है ना, वो मिनिमम क्वांटिटी होगी जो उस पर्टिकुलर टी नॉट पर आपको मिलेगी, और उसकी कॉस्ट भी आपकी मिनिमम आएगी। बट अगर हम ज्यादा मंगाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां दिया है द रिजल्टेंट मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम, इन्होंने फॉर्मूला बनाया है, ध्यान से आपको ये याद ही करना है एक तरीके से। ये फार्मूला है क्यू नॉट क्यू, सॉरी सी नॉट क्यू इसको बोल, जो आपका रिजल्टिंग मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, जो पूरी, जब क्वांटिटी आपकी और बढ़ानी है आपको, दैट इज 1/2 C1R अंडर रूट T C3 C1R प्लस C3 C1R और 2 C3। बाकी आपको C1 C2 और C3 पता है क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर केवल C1 और C3 यूज किया गया है। C1 और C3 क्या याद है अभी, व्हाट इज C1 एंड व्हाट इज C3? हेलो, C1 is holding cost और C3 set cost. ऑर्डरिंग C3 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। तो ये है, और उसके बाद बस ये लाइन आपको थोड़ी सी याद करनी है, कुछ नहीं, लाइन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है ये टोटल निकाल रहे हैं, इसमें तो आपकी दोनों चीजों को यहाँ यूज किया गया है, जिसमें आपका जो मैक्सिमम लॉट होगा उसको यहाँ पर जोड़ा गया है। अब एक फॉर्मूला इन्होंने यहाँ बना दिया है उसको, और केवल आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपको ये पहली क्वांटिटी के लिए याद करना पड़ेगा इसको, पहला। उसके बाद ये केवल सिंपल सा सॉल्यूशन इसमें किया गया है, कॉमन वैल्यू लेकर के, रूट बना करके, इस तरह से। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा √2 C1 C3 एंड R, ठीक। तो लिखा है आल्सो, ये आपका क्या निकला, ये निकला आपका रिजल्टिंग मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम। ये आपका मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम आपका निकला है C नॉट, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी Q पर, ठीक है, वो भी मिनिमम, है ना। आल्सो द टोटल मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट टाइम इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द आइटम, अगर हम आइटम की भी कॉस्ट ऐड करते हैं तो इसमें प्लस हो जाएगा CR, ठीक है, इसमें प्लस क्या हो जाएगा CR। सी मैंने आपको ऊपर सिंबल पर बताया था, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है, एंड द रेट, किस रेट से वो जा रहा है, तो C इंटू R, इतना और ऐड होगा। हालांकि आपको केवल ये ऊपर के T नॉट और Q की जरूरत पड़ती है, और या फिर आपको इस √T C1 C3 R इसी की जरूरत पड़ती है, लास्ट वाला बहुत रेयर। और डेरिवेशन बहुत ध्यान रखना, डेरिवेशन आपको ये तैयार ही करना है हर हाल में। हो गया इतना पूरा? Yes sir. ठीक है, तो आज हम आपको ये पूरा का पूरा अभी आपको ये व्हाट्सएप कर देंगे, इसको आप रीड करें शुरू से, फिर से पूरा ध्यान से आप रीड करिएगा। और न्यूमेरिकल में आपको अलग से, न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं, मैं भेज दूंगा। अगर तुम्हें कोई डाउट लगे न्यूमेरिकल में कि सर ये कैसे हो रहा है, तो मैं समझा दूंगा। मैं तुमको 3 या 4 न्यूमेरिकल भेज दूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे 2-2 लाइन के न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। और उनको, क्योंकि जो फार्मूले आप ये पढ़ेंगे इन्हीं को उसमें यूज किया गया है। अगर आपको लगे कि कहीं डाउट है तो आप पूछ लेना हमसे।
ओके राइट। यस सर। यस सर। क्योंकि हमने आपको पहले भी बोला हुआ है, इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार करना, बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी, क्यूइंग से भी ज्यादा बड़ी थ्योरी है। तो थ्योरी को बहुत अच्छे से तैयार करना, तुम्हारे थ्योरी से ही बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे। मान लो न्यूमेरिकल अगर नहीं भी लगा पाते हो, भूल भी जाते हो, तो थ्योरी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है।